साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 7 का मानव शरीर संरचना, यानी कि ह्यूमन बॉडी से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। ये साइंस का एक पार्ट है और ये अलग से चैप्टर आपके सिलेबस में दिया हुआ है मानव शरीर संरचना के नाम से। तो इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, उन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 1। तो आज पूरी वीडियो में हम एरोप्लेन उड़ाने वाले हैं जो हम बचपन में उड़ाया करते थे कागज का बना करके, ठीक है ना। चलिए देखिए पहला प्रश्न, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। पहला प्रश्न आपका फिजिक्स का है, लेकिन ये प्रश्न बार बार पूछा गया इसलिए हमने इसको शामिल कर लिया है। देखिए तो द्रव में बदल जाता है, ऑप्शन बी है वाष्प में बदल जाता है, ऑप्शन सी है गल जाता है, ऑप्शन नंबर डी है उबलता है। तो बताइए ऊर्ध्वपातन कैसी प्रक्रिया है जिसकी वजह से ठोस किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। चलिए आंसर देखते हैं, फिर इस प्रक्रिया के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। सही आंसर बी यानी कि वाष्प या फिर गैस में बदल जाता है। ठोस सीधे वाष्प या फिर गैस में बदल जाता है। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अतः ऊर्ध्वपातन क्रिया में सीधे वाष्प अवस्था प्राप्त की जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि कपूर होता है आपका, तो कपूर को अगर खुली हवा में छोड़ देते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे कि कपूर गायब हो गया, यानी कि कपूर सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। जल में तो नहीं बदला, कहीं पर भी आपको लिक्विड देखने को नहीं मिला इस प्रक्रिया के दौरान, तो ऐसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेफ्थलीन की गोलियां भी आपने देखी होंगी, झींगुर को मारने के लिए जो है नेफ्थलीन की गोलियां रखी जाती हैं, जो व्हाइट कलर की होती हैं। कुछ बच्चे इसको मतलब कि टॉफी वगैरह समझ करके खा लेते हैं, ठीक है ना। तो वो जो नेफ्थलीन की गोलियां होती हैं वो भी कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि गल करके समाप्त हो जाती हैं, यानी लिक्विड में नहीं बदलती हैं, सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना, क्योंकि कभी कभी सीधे एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है कि कपूर का गलना किस तरह की प्रक्रिया है, तो आप सीधे आंसर लगाएंगे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है कपूर का गलना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए तो यहाँ से आपका मानव शरीर विज्ञान स्टार्ट होता है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी जो श्वेत रक्त कोशिका है वो कौन सी है? ऑप्शन है मोनोसाइट, ऑप्शन बी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी है जांग की हड्डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आरबीसी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी जो लिम्फोसाइट होती है वो मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका होती है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए तो श्वेत रक्त कणिकाएं WBC हमारे शरीर में पहरेदार की भांति कार्य करती हैं, यानी कि हमारे शरीर की बॉडीगार्ड होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिन्हें WBC या फिर वाइट ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं, ठीक है। और ये शरीर को रोगाणुओं से बचाती हैं। शरीर में रोगाणु की प्रवेश करने पर WBC उसे अपनी सतह से लिपटा कर नष्ट कर देती है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि जो WBC होती है उसके द्वारा रोगाणुओं को मारने की प्रक्रिया को फाइगोसाइटोसिस कहते हैं। अभी हाल ही में NTPC का जो एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रक्रिया पूछ ली गई थी और काफी बच्चे से गलत करके आए थे, ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है। देखिए लिम्फोसाइट जो है वो WBC का ही एक प्रकार होता है, और सबसे बड़ी जो कोशिका है व्हाइट ब्लड कार्पल्स की वो कौन सी है? लिम्फोसाइट ही होती है, ठीक है। WBC को श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, आपको याद होगा, और RBC को रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिका कहते हैं। ये भी आपके लिए जरूरी है। तो श्वेत रक्त कणिका क्या करती है? रोगों से हमारी रक्षा करती है। और जो रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं होती है वे क्या करती हैं? तो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य RBC का होता है, और रोगाणुओं से बचाने का कार्य WBC का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए तो किस रोग में जबड़ा लॉक हो जाता है, जिसे लॉक जो रोग भी कहते हैं? आपसे पूछा जा सकता है कि लॉक जो रोग किसे कहते हैं, या फिर जबड़ा कौन से रोग में लॉक हो जाता है। ऑप्शन ए है पीलिया, ऑप्शन बी है टिटनेस, ऑप्शन सी है खसरा, ऑप्शन नंबर डी है कोरोना। अब कोरोना में तो ऐसा होता नहीं है। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी यानी कि जो टिटनिस रोग होता है उसमें आपका जबड़ा लॉक हो जाता है, और इस रोग को लॉक जो रोग भी कहते हैं। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। देखिए तो टिटनिस रोग में जबड़ा लॉक हो जाता है, जिसे लॉक जो रोग कहते हैं। टिटनिस रोग जीवाणु की वजह से होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि टिटनिस रोग किसकी वजह से होता है, तो आपको आंसर लगाना है जीवाणुओं की वजह से टिटनिस रोग हो जाता है। इसमें शरीर की जो आकृति होती है वो धनुष के आकार में बदलने लगती है, यानी कि टेढ़ी होने लगती है शरीर की आकृति टिटनिस रोग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आमाशय रस
का घटक जो हमारे द्वारा ग्रहण किए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है कौन सा होता है? यानी कि आमाशय में ऐसा कौन सा घटक मौजूद होता है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट कर देता है, यानी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है और भोजन को पचाने में भी काम आता है। तो आमाशय में ऐसा कौन सा रस होता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है रेनिन, ऑप्शन नंबर डी है लाइपेज। ठीक है, तो प्रश्न आपको समझ में आ गया। हमारे आमाशय यानी हमारे पेट में ऐसा कौन सा अम्ल होता है जो पाचन में भी सहायता करता है और जो जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करता है? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे पेट में उपस्थित रहता है और वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है और हमारे भोजन को पचाने का भी काम करता है। प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि हमारे आमाशय में कौन सा ऐसा रस है जो कि हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को पचाता है और बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो आंसर हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आपको जानकारी देते हैं। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय का एक घटक होता है जो हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रमुख अकार्बनिक अम्ल है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो एक अकार्बनिक अम्ल होता है। मानव के जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अल्प मात्रा रहती है और आहार पाचन में सहायता करते हैं। थोड़े मात्रा में ही HCl हमारे शरीर में होता है, लेकिन भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? HCl। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मानव के आमाशय में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको आंसर लगाना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl जो है वो मानव शरीर के पेट में या फिर आमाशय में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक बड़ी रक्तवाहिका जो हृदय से शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है क्या कहलाती है? यानी कि देखिए, गौर से देखिए प्रश्न को। हृदय से जो है शरीर के अन्य भागों को रक्त पहुंचाती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शन ए है नाड़ी, ऑप्शन बी है धमनी, ऑप्शन सी है कोशिका या फिर ऑप्शन नंबर डी है नस। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि उसे हम धमनी कहते हैं। जो हमारे हृदय से शरीर को रक्त पहुंचाती है उसे धमनी कहते हैं, और जो शरीर से हृदय को रक्त पहुंचाती है उसे क्या कहते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस मतलब कि एक ये जो है एक पेयर होता है धमनी और डैश, क्या होता है उस पेयर में दूसरा शब्द क्या है वो आपको बताना है कि जो है शरीर से हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हृदय से शरीर को रक्त कौन पहुंचाता है, तो वो आपका इसका आंसर हो गया धमनी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, धमनियों में रक्त वाहिकाएं होती हैं जो हृदय से रक्त को आगे पहुंचाती हैं, ठीक है, जबकि हृदय की धड़कन के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को नाड़ी कहते हैं। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आपकी नाड़ी चेक करता है, तो नाड़ी कैसे पता करता है? तो जो हृदय होता है, जब हृदय से ब्लड निकलता है तो हृदय में हलचल होती है, जिसकी वजह से जो है जो धमनियाँ होती है उनमें भी हलचल होती है, और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इसी को हम नाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्रायः स्वतः जनन में सामर्थ्य रहती है। तीसरा ऑप्शन आपका कोशिका है, तो कोशिका क्या होती है? तो सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, और ये अपने आप ही प्रजनन करती है, यानी कि इसको किसी प्रजनन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अपने आप में ही टूट टूट करके नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती है। जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, कोशिकाएं अपने आप टूट करके बढ़ती जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और हमने कमेंट बॉक्स में क्या पूछा है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का काम कौन करता है ये आपको बताना है, और हृदय से शरीर तक जो रक्त पहुंचाता है वो धमनियां होती हैं। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो फेफड़ों का आवरण जो है वो किससे बना होता है? ऑप्शन ए है प्लूरा, ऑप्शन बी है परिकार्डियम, ऑप्शन सी एपोग्लॉटिस, ऑप्शन नंबर डी है कैप्सूल। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम के कंपटीशन लेवल को हाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों को लोग पढ़ते नहीं, बड़े सिंपल से प्रश्न पढ़ पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन जब आपका पेपर कठिन बनाया जाएगा तो कुछ ऐसे प्रश्न ही पूछे जाएंगे। तो हर एक लेवल के प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि कहीं भी कोई भी कमजोरी किसी भी यूनिट में आपकी नहीं रहनी चाहिए। चलिए आंसर देख लेते हैं कि फेफड़ों के आवरण को क्या कहते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि फेफड़ों के आवरण को प्लूरा कहा जाता है। अब ये प्लूरा क्या होता है, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो फेफड़े एक जोड़ी शंकु के समान संरचनाएं हैं जो हृदय के दोनों तरफ एक एक संख्या में स्थित होती हैं। तो फेफड़ों को आप जानते हैं शरीर के दोनों तरफ होते हैं और शंकु के समान इनकी आकृति होती है। शरीर में फेफड़ों को ढकने वाली परत को प्लूरा कहते हैं। तो एक प्लूरा नामक जो परत होती है वह शरीर के फेफड़ों के ऊपर फेफड़ों को ढके रहती है। ठीक है, जब इस परत पर सूजन आ जाती है तो इस रोग को प्लूरिसी कहते हैं। तो आपसे रोग पूछा जा सकता है कि फेफड़ों के सूजन वाले रोग को क्या कहते हैं, तो उसे प्लूरिसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके ऊपर परत होती है उसे प्लूरा कहते हैं, और इसी परत में सूजन आ जाती है तो इस रोग को प्लूरिसी कहते हैं। ठीक है, फेफड़ों पर झिल्ली का एक आवरण होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो झिल्ली का आवरण होता है फेफड़ों के ऊपर उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए,
देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग सभी के साथ में होता है। देखिए, जब परीक्षा का भय उत्पन्न होता है, तो शरीर की कौन-सी ग्रंथि सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है? यानी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपकी अच्छी तैयारी फिर भी खूब अच्छी तैयारी हो, फिर भी मन में थोड़ा-सा डर लगा रहता है। तो जब वो थोड़ा-सा भय उत्पन्न होता है, तो आपके शरीर की कौन-सी ग्रंथि है, वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है? ऑप्शन ए है अवटु ग्रंथि, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है पीनियल ग्लैंड्स या फिर ऑप्शन नंबर डी है अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जो आपकी अधिवृक्क ग्रंथि होती है, वो इस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है, जब आपको किसी वजह से भय लगता है। देखिए, तो अधिवृक्क ग्रंथि जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो सीधे-सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है, अधिवृक्क ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है? तो आप आंसर देंगे, अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह वृक्क के ऊपर उपस्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन्स को निकालना होता है, ठीक है? तो दूसरा प्रश्न आपका बनेगा कि तनाव की स्थिति में हार्मोन्स कौन-सी ग्रंथि से निकलता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है हार्मोन्स तनाव की स्थिति में, आपको याद रखना है। तनाव की स्थिति में अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो सबसे ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो आयोडीन हार्मोन का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो इनमें से किसके द्वारा उत्पादित होता है? यानी आयोडीन का उत्पादन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? अवटु ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशय? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो अवटु ग्रंथि होती है, उसके द्वारा आयोडीन हार्मोन का नियंत्रण किया जाता है या फिर उसके द्वारा आयोडीन हार्मोन को जो है उत्पादित किया जाता है। इसे थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। थायराइड ग्लैंड से आपको याद हो जाएगा। देखिए, तो आउटू ग्रंथि या फिर थाईलैंड ग्लैंड जो होती है, मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ठीक है? यह ग्रंथि थायरोक्सिन यानी कि T4, ट्राईथायरोक्सिन यानी कि T3 और थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन्स को स्रावित करती है, ठीक है? तो ये 3 तरह के हार्मोन्स जो हैं वो थायराइड ग्लैंड के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं। अब देखिए, आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग हो जाता है? बहुत प्रचलित प्रश्न है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, जिसमें जो है गला होता है, वो गले में जो है स्वेलिंग आ जाती है। इसे घेंघा रोग कहते हैं और ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है? ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है? ठीक है, यानी जेनेटिक्स की इकाई क्या होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है नाभिक, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी है गुणसूत्र। तो चलिए आंसर देखते हैं कि आनुवांशिकी की इकाई क्या होती है। सही आंसर बी, यानी कि जो जीन होती है, वो जीन आनुवांशिकी की इकाई होती है। आइए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो आनुवांशिकता की इकाई या फिर जेनेटिक्स की इकाई जो है वो जीन होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूलों का जो संचरण होता है वो आनुवांशिकता कहलाता है। यानी कि आपके अंदर जो है आपके पिताजी के गुण दिखाई देते हैं, ठीक है? किसी की नाक जो है पापा से मैच करती है, किसी की आंख मम्मी से मैच करती है। तो किस तरह से, किस वजह से मैच करती है? तो वो इसी वजह से मैच करती है कि जो जीन्स होती हैं वो एक दूसरे के मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसी की मदद से जाते रहते हैं, जिन्हें हम आनुवांशिकता कहते हैं, ठीक है? देखिए, मूल गुणों के कारण प्रत्येक जीन के गुणों को अपने जनकों के समान होते हैं। यानी कि जो उनके मूल गुण होते हैं वही, जैसा कि हमने आपको बताया कि आंखें जो है मम्मी के समान होती हैं, नाक जो है पिताजी के समान होती है। तो कैसे होती है? ये जेनेटिक्स की वजह से ही होती है। जो मूल गुण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के अंदर जाते रहते हैं जीन की मदद से, ठीक है? इन जीन की वजह से डीएनए का परीक्षण किया जाता है। तो जब कभी भी डीएनए परीक्षण किया जाता है तो डीएनए का परीक्षण किस तरह से किया जाता है? तो ये जीन्स जो होते हैं, इन्हीं जीन्स का परीक्षण किया जाता है और बता दिया जाता है कि ये जो बच्चा है वो इसी माता का बच्चा है या फिर इसी पिता का ये जो है बालक है। तो किसकी वजह से? डीएनए की वजह से इसका परीक्षण किया जाता है और डीएनए में जीन्स का परीक्षण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है मूत्रमार्ग, ऑप्शन सी है नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका। तो बताइए, वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? आइए देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो नेफ्रॉन है वो वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है। कई बार यह प्रश्न भी परीक्षाओं में आया हुआ है। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो वृक्क की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। वृक्क की कार्यप्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि वृक्क की कार्यप्रणाली को हम क्या कहते हैं? तो वृक्कीय शरीर विज्ञान कहते हैं वृक्क की कार्यप्रणाली को, ठीक है? जबकि वृक्क की बीमारियों से संबंधित विज्ञान को मेघ विज्ञान कहते हैं। कई बार आपके ऑप्शन में आ जाएगा मेघ विज्ञान, आपको लगेगा बादलों के विज्ञान को कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा वृक्क की बीमारियों से संबंधित विज्ञान को मेघ विज्ञान कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके यूनिट 7 के मानव शरीर संरचना से संबंधित थे और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपको कुछ अच्छे लेवल के यहाँ पर देखने को मिले होंगे, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम प्रश्न ऐसे लेवल के लेकर के आ रहे हैं जो एग्जाम में कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे और आप उनको उस कॉम्पिटिशन में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व किए होंगे, इन प्रश्नों की प्रैक्टिस किए होंगे, ठीक है? तो बोरियत नहीं होना है। बोरियत अगर हो भी रही है फिर भी आपको पढ़ना है, आपको तैयारी करनी है। बाकी अगर आपको हम बता दें तो डेली हम सुबह 7:30 बजे आपका करंट अफेयर लेकर के आते हैं। करंट अफेयर
अफेयर को जरूर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और सारे यूनिट को आपकी कवर करता है। करंट अफेयर जो भी नई नई योजनाएं, परियोजनाएं, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस से संबंधित आती हैं, वो सब हम यहाँ पर डेली बेस पर कवर करते हैं। बाकी डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट तो हम लेकर के आते रहते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए, ये वीडियो आपको पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे और रोज 12:30 बजे MPPSC प्रैक्टिस सेट लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हमने आपसे प्रश्न पूछा है, शरीर से हृदय को रक्त कौन पहुंचाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।